बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक यूनिट 1 इकोलॉजी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर मेजर काजेज़ ऑफ पोल्यूशन, यानी आलूदगी की बड़ी वजूहात क्या है। तो इसका आंसर है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, हार्मफुल गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्री, यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स आर मेजर काजेज़ ऑफ पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आएगा? इसमें हमें कोयला, गैस, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें जो हैं फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स बने किस तरह? आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो पौधे और जानवर मर गए, ज़मीन में दफन हो गए, वो वक्त गुज़रने के साथ साथ प्रेशर की वजह से, ज़मीनी दबाव की वजह से चेंज हो गए। उनमें से कुछ जो कम वक्त के लिए ज़मीन में दबे रहे वो कोयले में तब्दील हुए, और जो ज़्यादा टाइम तक ज़मीन में दबे रहे उनमें से गैस और पेट्रोल ये बन गया। तो जब हम इन फॉसिल फ्यूल को ज़मीन से निकालते हैं, हम कोयले को, पेट्रोल को, गैस को मुख्तलिफ़ तरह की अपनी एक्टिविटीज़ में, गाड़ियों में और ईंटों के भट्ठों वगैरह में, या किसी और तरह की यानी बिजली बनाने के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब की फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के नतीजे में आलूदगी पैदा होती है। ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, वो अब पेट्रोल पे चल रही हैं, डीज़ल पे चल रही हैं या गैस पे चल रही हैं, वो भी हवा में आलूदगी फैलाने का सबब बन रही हैं। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी सनतें हैं, इन सब में से मुख्तलिफ़ तरह की हार्मफुल ज़हरीली गैसें पैदा हो रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी आलूदगी की वजह है आजकल, वो है यूज़ ऑफ प्लास्टिक। दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तकरीबन हर दूसरी चीज़ जो प्लास्टिक की बन के आ रही है। प्लास्टिक जो है वो गल सड़ के ख़त्म नहीं होता, तो ये ज़मीन में, समुंदर में, हर तरह की जो आलूदगी है वो उसका मेन और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो प्लास्टिक है। तो हमारी आलूदगी की ये जो 2-3 मसाइल आपको बताएंगे, फॉसिल फ्यूल का जलना, इंडस्ट्री से जहरीली गैस और प्लास्टिक का इस्तेमाल, तो ये आलूदगी की बड़ी वजूहत हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर जो हैं उनकी दो टाइप्स यहाँ पर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ये जो पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए खुराक बनाते हैं। तो वो तमाम जानदार जो डायरेक्टली इन पौधों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन पे फीड कर रहे हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और इनको हम आम सिंपली हम हर्बीवोर भी कह सकते हैं, यानी घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले। और इनकी एग्जांपल क्या है? गोट, काऊ, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पत्ते वगैरह और घास वगैरह को खा रही हैं, तो ये सारे हम प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये फीड ऑन अदर एनिमल्स, यानी वो जानदार जो कि पौधों को खा रहे थे, जब उनको दूसरे जानवर खाते हैं, मसलन हम हिरन की बात कर रहे हैं, हिरन जो वो घास खा रहा है तो आगे उसको टाइगर ने खा लिया, तो इस तरह अब वो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं, यानी गोश्त खाने वाले जानदार। इसमें एग्जांपल में लायन, टाइगर एट्सेट्रा ये सारे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म। अब हमने म्यूचुअलिज्म को एक्सप्लेन करना है। सिम्बियोटिक इंटरेक्शन। सिम्बियोटिक इंटरेक्शन वो होती है जिसमें दोनों मेंबर्स को, बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट, जिसमें दो जानदार एक दूसरे के साथ एक ऐसा तल्लक बनाते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द गट ऑफ हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स अभी मैंने पहले बताया कि घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले जानदार हैं, इनके मैदे के अंदर कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इनको घास को हज़म करने में मदद देते हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो उनके मैदे जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को हज़म कर सकें। तो इस तरह अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वहाँ पर रहने की जगह भी मिल रही है और उसको खुराक भी मिल रही है, और बदले में जो वो जानदार है उसको ये ऐसे केमिकल पैदा करके दे रहा है जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक को हज़म कर सकता है। इसी तरह इंटेस्टाइन, यानी हमारी जो आंतें हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो हमारा और बैक्टीरिया का ये एक अच्छा तल्लक है, फ़ायदे वाला तल्लक है। तो ऐसा तल्लक जिसमें दोनों मेंबर्स एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हों, कोई नुकसान ना हो रहा हो किसी को भी, तो उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इन लिस्ट द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अब हमने एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कुछ रास्ते बताने, कुछ तरीक़ाकार बताने।
तो यहाँ पर हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमने डिवाइड किया है। एयर पोल्यूशन कैन कंट्रोल बाय शिफ्टिंग ऑन क्लीन एनर्जी, यानी अगर हम हवा की आलूदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्लीन एनर्जी में क्या आ जाता है कि जब हम बिजली बना रहे हैं कोयले से या गैस से तो उससे आलूदगी पैदा हो रही है, लेकिन अगर यही बिजली हम पानी के ज़रिए बनाएंगे या हम विंड एनर्जी हवा से बनाएंगे या सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो उससे हवा में किसी तरह की कोई आलूदगी पैदा नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है विंड पावर स्टेशन बनाना, यानी हवा से बिजली पैदा करने का एक हमने पूरा पावर स्टेशन का एक सेटअप होता है, वो अगर हम लगाएंगे तो हमारा काफ़ी हद तक आलूदगी का मसला हल हो सकता है। थर्ड, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल एंड ऑयल पावर स्टेशन। इस वक्त हमारे पास जो मोस्टली बिजली बन रही है वो ऑयल से और कोल से, यानी कोयले और तेल से पावर स्टेशन या वो जनरेट कर रहे हैं बिजली को। लेकिन अगर हम उन्हीं को शिफ्ट कर लेंगे सोलर एनर्जी की तरफ, यानी सूरज की धूप की मदद से अगर हम बिजली बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई पोल्यूशन आलूदगी पैदा नहीं होगी। और आखिर में इसका लास्ट पॉइंट ये है कि अभी हम जितनी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो फॉसल फ्यूल बेस्ड हैं, यानी हम उनमें ऑयल पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चले जाएं जिनकी बैटरी बिजली से चार्ज हो तो उसमें किसी तरह की आलूदगी पैदा नहीं होगी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू स्ट्रीम, कि जो शहरों का नालियों का गटरों वगैरह का पानी है ये अगर हम डायरेक्टली स्ट्रीम्स में डालेंगे तो उससे क्या नुकसानात होंगे, और अगर हम इसे साफ़ करके डालेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो वो उसका आंसर है कि सीवेज वाटर मस्ट बी शुड बी फुली ट्रीटेड बिफोर इट इंटर टू द वाटर बॉडीज दैट इज यूज्ड बाय बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। कि हमें सीवेज वाटर को किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो कोई नदी है, चाहे वो कोई दरिया है, चाहे वो कोई नहर है, उसमें पानी को शामिल करने से पहले लाजिम बात है कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीवेज वाटर जो होता है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड हैं, ठोस हैं, और सॉलिड पोल्यूटेंट्स जब इसी तरह पानी में जाते हैं तो वो पानी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वो पौधे या वो जानदार जैसे मछलियाँ वगैरह उस पानी में जो रह रहे हैं उनके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाती है और उनके मरने का ख़तरा होता है। तो हमें सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करके स्ट्रीम्स में डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ग्रो प्लांट्स ऑफ वार्म रीजन इन अ रीजन विद लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जो वार्म रीजन का गर्म इलाकों का पौधा है और हम उसको ऐसे इलाके में ग्रो कराना चाहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठंडा इलाका है, तो हम उसे किस तरह ग्रो करेंगे। अब इसमें हमने ये देखना है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट प्लांट विच कैन नॉट विद स्टैंड कोल्ड, ऐसे सब्जियां, ऐसे फल जो कि ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम उन गर्म इलाकों के पौधों को ठंडे इलाकों में डायरेक्टली काश्त करने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। तो इसके लिए हम उन क्या करते हैं कि एक ग्रीन हाउस सा बना लेते हैं जो ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है। जब हम पौधों को उसके अंदर ग्रो करवाते हैं तो ग्लास या प्लास्टिक की जो शीट होती है वो हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, बंद कर लेती है। अब उससे क्या होगा कि जो शीट के अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो कम होगा, लेकिन पौधे क्योंकि उस शीट के अंदर ग्रो कर रहे होंगे तो उनका टेम्परेचर, उन्हें वो टेम्परेचर मिल पाएगा जिस तरह के इलाके में वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, यानी बाकी आउटसाइड के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में वो ग्रो कर रहे होंगे। तो इस तरह हम ऐसे प्लांट्स को जो कि गर्म इलाकों के पौधे उनको हम ठंडे इलाकों में काश्त कर सकते हैं कामयाबी के साथ। नर्सरी वगैरह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अक्सर ये सेटअप लगाया हुआ होता है कि वहाँ पर वो हर तरह के पौधे उनके पास मौजूद होते हैं, तो ठंडे इलाकों के पौधे भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, गर्म इलाकों के भी होते हैं। तो उन्होंने उस पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एक माहौल दिया हुआ होता है। तो अगर हम यही प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम आसानी से ऐसे पौधों को ग्रो करवा सकते हैं। अब हम इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखते हैं जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस यूनिट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन कार्बन साइकिल एंड फाइंड द रीज़न फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। हमने कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करना है
और साथ में हमने ये भी बताना है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ होने की वजह क्या है और आखिर में उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। तो इसको मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता जाऊंगा। द कार्बन साइकिल इज़ नेचर वे ऑफ री यूजिंग कार्बन एटम विच ट्रेवल फ्राम एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिज्म इनटू द अर्थ एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कि ये एक कुदरती अमल है जिसके ज़रिए कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में से जानदारों के जिस्मों का हिस्सा बनती है और देन एक पूरे साइकिल में से गुजरने के बाद वही कार्बन जो है वो दोबारा उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। यानी एक शफलिंग हो रही है, एक साइकिल है, एक पूरा चक्कर है जिसके ज़रिए कार्बन जो है वो इस्तेमाल होकर वापस माहौल में शामिल भी हो रही है। कार्बन इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव फ्राम एंड रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन जो है वो अपने कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव भी हो रही है और वापस इन्वायरमेंट में भी आ रही है। यानी एक ही वक्त में दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसेस किस तरह चल रहा है। पहले ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो मौजूद है, प्लांट्स absorb दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, जज़ब करते हैं और एक फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, ग्लूकोज पैदा करते हैं। एनिमल गेन कार्बन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब जो जानवर हैं वो जब उन पौधों को खाते हैं या ऐसे जानवरों को खाते हैं जिन्होंने पौधे को इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो फिर वो कार्बन जो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए ग्लूकोज की शक्ल में आए उस पौधे में मौजूद थी, वो पौधे से उस जानवर का हिस्सा बन जाएगी, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर का हिस्सा बने या सेकेंडरी कंज्यूमर का। अब यहाँ पर दूसरा प्रोसेस जो हो रहा होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। अब इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में वापस भी जा रही होती है। और बाज़ सूरत हाल में जब ये होता है कि प्लांट मर जाता है या जानवर मर जाता है तो उसकी जो बॉडी है वो ज़मीन में दफन हो जाती है। मुझे इसको कह रहा है कि एनिमल एंड प्लांट बॉडीज बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ये बात मैंने शुरू में भी आपको एक्सप्लेन की है कि यही जानवर जब मर जाते हैं, ज़मीन में दफन हो जाते हैं, तो बहुत टाइम गुजरने के बाद इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो कोयले में, तेल में या गैस में तब्दील हो जाती हैं और फिर हम उनको ज़मीन से निकालते हैं और उनको हम फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं। यही फॉसिल फ्यूल हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ तरह की शक्लों में जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्बन जो पहले ज़मीन में फॉसिल फ्यूल की शक्ल में जमा हुई थी वो वापस माहौल में चली जाती है। इसी को नीचे एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे ये हम CO2 जहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसकी कि CO2 जो है वो वहाँ से प्लांट ने उसको ऑब्ज़र्व किया और फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए उसको शुगर, स्टार्च यानी ग्लूकोज वगैरह में चेंज कर दिया। अब इसी CO2 का कुछ हिस्सा वापस इन्वायरमेंट में जा रहा है क्योंकि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब शुगर और स्टार्च वाले को हम आगे लेके चलें तो ये क्या होगा कि उसको एनिमल्स ने उस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया, कंजम्पशन हो गई, फूड वेब हो गया, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर ने इस्तेमाल किया चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा जो जानवर है उसके जिस्म का हिस्सा बन गया और कुछ हिस्सा जो रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए वापस माहौल में शामिल हो गया। अब एनिमल्स के मरने के बाद जब उनकी बॉडी की डिकम्पोजिशन हो रही है तो वो फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो रहे हैं और दैन फॉसिल फ्यूल जो है वो दोबारा किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह एक पूरा साइकिल है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्लांट्स में से एनिमल और एनिमल में से वापस फॉसिल फ्यूल में और फिर वहाँ से वापस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रही है। तो इस पूरे चक्कर को हम कार्बन साइकिल कहते हैं और ये एक बड़ा परफेक्ट साइकिल है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इंसान जो अपनी सरगर्मियों की वजह से इस कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और माहौल में आलूदगी फैलाए जा रहे हैं, तो इस आलूदगी की वजह से कार्बन की मकदार या वो माहौल में बढ़ती जा रही है और जितनी ज़्यादा कार्बन की मकदार बढ़ती जाएगी उतना ही हमारे माहौल के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरात बढ़ते चले जाएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन कैन हेल्प टू रीस्टोर एन इकोसिस्टम। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपने इकोसिस्टम को, अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है रीफॉरेस्ट्रेशन। रीफॉरेस्ट्रेशन से क्या मुराद है? रीफॉरेस्ट्रेशन इज़ द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड।
अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले जंगल मौजूद था लेकिन इंसानी एक्टिविटी की वजह से, आग लगने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वहाँ के जो दरख्त हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर हम उस जगह पे नए दरख्त लगाएंगे तो इस अमल को हम रीफॉरेस्ट्रेशन का नाम देंगे। यानी ऐसी जगह जहाँ पर पहले दरख्त मौजूद थे लेकिन तबाह हो गए और अब हम उसकी जगह दोबारा दरख्त लगा रहे हैं, तो ये रीफॉरेस्ट्रेशन कहलाएगा। सेकंड स्टेप है एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन इज़ द प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लैंड वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट बिफोर। यानी ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जहाँ पर इससे पहले कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल वगैरह नहीं लगा हुआ था और वहाँ पर हम मसनूई तरीके से दरख्त लगा कर जंगल बनाते हैं, तो इस अमल को हम एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, यानी नया जंगल लगाना। और इसके लिए हमारे पास मिसाल है लाहौर में छांगा मांगा जंगल की, वो इंसानों ने खुद वहाँ पे दरख्त लगा कर उसको एक जंगल की शक्ल दी है। तीसरा जो अमल हमने करना है जिससे हम अपने इकोसिस्टम को, माहौल को बेहतर बना सकते हैं, वो है कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। यानी हमें हवा की और पानी की आलूदगी को हर तरह से रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि हमें एनर्जी सोर्सेज क्लीन की तरफ जाना पड़ेगा, पानी से, हवा से, सोलर से बिजली बनानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही महदूद करना पड़ेगा, सिर्फ ज़रूरत की हद तक। ये जो फालतू हर चीज़ में हम प्लास्टिक को घुसा रहे हैं, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। और सीवेज वाटर, ये जो नालियों का गंदा पानी है जिसको बगैर ट्रीटमेंट के हम अपने दरियाओं में, समुंदर वगैरह में फेंक रहे हैं, इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो होगा वो समुद्री मखलूक जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और उसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने का भी ख़तरा है। और लास्ट हमें जो स्टेप लेना है वो है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनकी तादाद इस दुनिया में बहुत कम रह चुकी होती है, यानी उनके महदूम होने का ख़तरा पैदा हो चुका होता है। जैसे कभी इस दुनिया में डायनासोर रहा करते थे लेकिन अब वो डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, तो हम उनको दोबारा तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसी तरह चीते की कुछ नस्लें, हाथी की कुछ नस्लें, ये बहुत ही महदूद रह चुकी हैं। अगर हमने इनकी हिफाजत ना की तो ये ख़त्म हो जाएंगी, और जब कोई स्पीशी किसी माहौल से ख़त्म होती है तो उसके नतीजे में उस माहौल में बहुत तबाहकुन असरात आते हैं। तो हमें ऐसे जानदारों को जो मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी और उनकी नस्ल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो हमारे माहौल में, हमारे इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये फर्स्ट चैप्टर का सारा एक ओवरव्यू था। उम्मीद है कि आपको इस के चैप्टर के मतलब किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, और हम ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे और इस तरह की आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को भी देखेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया।